हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट अ लेक्चर। और ये सेकंड लेक्चर है मंथली करंट अफेयर मैगजीन का और लिक्विडिटी डेफिसिट, इसके बारे में हम लोग ये सब पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, लेट्स स्टडी दिस लिक्विडिटी डेफिसिट क्या है, ये सब सारी चीज़ें। देखो, आरबीआई ने क्या किया, एक लिक्विडिटी ऑपरेशन किया है और ये इन्फ्यूज़न ऑपरेशन है। लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करना कहाँ पे? बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि बैंक्स वर फेसिंग द लिक्विडिटी क्रंच। ठीक है, देयर वाज अ लिक्विडिटी क्रंच कह लीजिए इन द बैंकिंग सेक्टर। बैंक रिजर्व्स इन द बैंक्स रिजर्व्स। ठीक है, तो अब उसको इन्फ्यूज़ करना है और यहाँ लिखा 15 साल में ये पहली बार बहुत लोएस्ट लेवल पे गया हुआ है। ठीक है, 15 ईयर्स में। अच्छा, अब कैसे इन्फ्यूज़ करेगी ये सब सारी चीज़ें, अब थोड़ा सा बैंकिंग लिक्विडिटी के बारे में देख लीजिए, पता चल जाएगा। बैंकिंग लिक्विडिटी क्या होता है? द रिजर्व्स प्रोवाइडेड बाय ए सेंट्रल बैंक टू द बैंकिंग सिस्टम। अब सेंट्रल बैंक क्या है? आरबीआई। अब ये जो रिजर्व दे रहा है, लोन दे रहा है, पैसा दे रहा है, उधर जो भी बैंकिंग सिस्टम को पैसा दे रहा है, दैट इज़ द बैंकिंग लिक्विडिटी। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है यहाँ पे बैंकिंग लिक्विडिटी का? नेट बोरोइंग अंडर एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो लिक्विडिटी एडजस्ट करने के लिए कि पैसा कभी कम है तो मांग लो, पैसा ज़्यादा है तो दे दो, तो ये चीज़ें हैं। तो नेट बोरोइंग जो होती है आरबीआई से, किसकी? बैंक्स की, अंडर एलएएफ। तो अगर ये ज़्यादा है, ठीक है, अगर बैंक्स इज़ बोरोइंग मोर, अगर बैंक्स बोरो कर रहा है, ठीक है, एंड मोर इट इज़ बोरोइंग, इट मीन्स इसके अंदर लिक्विडिटी का कुछ क्रंच है। तो जब ये अमाउंट ज़्यादा होगा तो ये वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव निकल के आएगी। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा है, माइनस एक्सेस रिजर्व मेंटेन्ड बाई बैंक। ठीक, तो ये एक्सेस रिजर्व जो है बैंक वाला, उससे आपने माइनस कर दिया, तो माइनस एक्सेस रिजर्व मेंटेन बाई बैंक। तो ये जब वैल्यू ज़्यादा होगी और ये कम होगी तो दिस वैल्यू विल कम्स टू बी पॉजिटिव। इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू में बैंक इज़ बोरोइंग मोर, तो बैंक इज़ नेट बोरोवर। यही बात यहाँ कही गई है कि सिस्टम इज़ पॉजिटिव तो बैंक इज़ अ नेट बोरोवर। अच्छा, रिजर्व्स अगर बैंक्स के पास ज़्यादा है तो बैंक्स क्या करेगा? लेंड करेगा। किसको लेंड करेगा? आरबीआई को। तो यहाँ पे बैंक क्या हो जाएगा? बैंक इज़ अ लेंडर। कब? जब ये वैल्यू ज़्यादा होगी और ये वैल्यू फिर कम हो जाएगी, ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी। तो जब ये वैल्यू ज़्यादा आएगी तो पूरा जो ये बैंकिंग लिक्विडिटी है ये निगेटिव में आएगा, क्योंकि एक्सेस रिजर्व मेंटेन बाई बैंक ज़्यादा है। तो यही कहा गया है कि बैंकिंग इज़ अ नेट लेंडर, मतलब यहाँ लेंडर है जब ये वाली वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, एक्सेस रिजर्व। ठीक है, और डिमांड जो है, सिस्टम डिमांड इज़ निगेटिव, तो ये जो बैंकिंग लिक्विडिटी है ये निगेटिव आ जाएगा फिर। ठीक, तो बैंकिंग लिक्विडिटी निगेटिव माने, डिमांड निगेटिव माने क्या हुआ कि एक्सेस रिजर्व है बैंक के पास, और डिमांड पॉजिटिव माने बैंक इज़ अ नेट बोरोवर, बैंक क्या? बोरोवर। अब रिलेशन देखिए विद करेंसी इन सर्कुलेशन। करेंसी इन सर्कुलेशन इज़ द फिजिकल कैश आप कह सकते हैं, और कॉइन्स हैं जिसमें रुपी आ जाएगा। कि फिजिकल कैश में क्या नाम है, विद द पब्लिक के पास जो फिजिकल कैश, पब्लिक और द कंपनी, इनके पास जो फिजिकल कैश है दैट इज़ द करेंसी इन सर्कुलेशन। तो जब करेंसी इन सर्कुलेशन ज़्यादा होती है तो बैंक रिजर्व्स कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सर्कुलेशन में ज़्यादा है तो बैंक के पास कम। दिस इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप। ये कैसा रिलेशनशिप है? दिस इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप। और जैसे ही बैंक रिजर्व कम होता है तो बैंक की लिक्विडिटी कम हो जाती है। अच्छा, करेंसी इन सर्कुलेशन कम होगा, कॉइन्स और कैश पब्लिक के पास या कंपनी के पास कम होंगे, तो ये बैंक का रिजर्व बढ़ जाएगा, तो बैंक की लिक्विडिटी बढ़ जाती है। तो ये मेंटेन करके रखा जाता है। इट इज़ कंट्रोल्ड बाई आरबीआई। ठीक है, ये सब आरबीआई कंट्रोल करता है। अच्छा, अब यहाँ क्या बात है? एक नई बात यहाँ ये है कि जनवरी 2025 में जो लिक्विडिटी डेफिसिट था वो कम, ये क्या नाम है, 15 ईयर हाई एट 3.15 ट्रिलियन चला गया। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू एसबीआई 1.59 लाख करोड़ इन फरवरी। तो डेफिसिट क्या है? बैंकिंग, इट इज़ द बैंकिंग लिक्विडिटी विच हैज़ बीन डिक्रीज्ड। यहाँ तो इंक्रीज़ का सन है, ये बैंकिंग लिक्विडिटी विच हैज़ बीन डिक्रीज्ड। ठीक, तो यहाँ पे ये जो बात की गई है कि आरबीआई हैज़ कंडक्टेड लिक्विडिटी इन्फ्यूज़न। कहाँ पे? क्योंकि हाई लिक्विडिटी डेफिसिट था, इसको तोड़ने के लिए। और हाई लिक्विडिटी डेफिसिट कहाँ था? बैंकिंग सिस्टम में। ठीक है,
तो इसके लिए लिक्विडिटी के लिए आरबीआई ने इंजेक्ट किया पैसा। कैसे? एक किया ओपन मार्केट ऑपरेशन से, दूसरा किया बाय एंड सेल स्वैप से। इसमें क्या है भाई, आइए लेट मी शो यू। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी इशू की, ठीक है। अब इसके सिक्योरिटी इशू की तो आरबीआई ने गवर्नमेंट को पैसा दे दिया, लेंड कर दिया, तो इससे एक लिक्विडिटी आएगी, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम में। क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी कुछ भी है, इशू हुई है, गवर्नमेंट को जो पैसा है वो ज़्यादातर बैंक में जा कर के जमा हो जाता है इधर उधर, ठीक है। दूसरा है यूएस डॉलर आईएनआर स्वैप। स्वैप में क्या होगा, स्वैप मतलब एक्सचेंज करना ना, स्वैप एक्सचेंज। तो डॉलर का एक्सचेंज हो जाएगा किसके साथ, रूपी के साथ। मतलब कि बैंक जो है अपना डॉलर बेच देगा किसको, तो बैंक सेल द यूएस डॉलर टू आरबीआई। आरबीआई को बैंक ने क्या किया, बैंक ने डॉलर दे दिया। ये बैंक ने आरबीआई को क्या किया, आप डॉलर दे दिया, ठीक। अब जब बैंक ने आरबीआई को अपना डॉलर दे दिया है तो डॉलर के बदले आरबीआई ने इनको रुपीस दे दी। इस टर्म्स में फिर बैंक में लिक्विडिटी इंक्रीज़ हुई, क्योंकि इंक्रीज़ करना है ना। तो क्या भाई देखो, डॉलर रखा था, डॉलर तो एक करेंसी वैसी है नहीं जो इंडिया में यूज़ हो सके। वी हैव रुपीज़। डॉलर ज़्यादातर इंटरनेशनल मार्केट्स और ये सब में रखा जाता है, ट्रांजैक्शन तो रुपीज़ में होता है। अब आपको लिक्विडिटी बैंक की बढ़ानी है तो बैंक, ये तो डॉलर पड़ा रखा है, इसको भाई लिक्विडिटी कैसे बैंक बढ़ाएगा, रुपीज़ में बढ़ा देगा। तो वो रुपी जो है बैंक आरबीआई से ले लेगा और अपना डॉलर आरबीआई को दे देगा और रुपी ले लेगा। तो ये सारे ऑपरेशन से लिक्विडिटी जो है इंक्रीज़ की गई, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी इन्फ्यूज़न ऑपरेशन, ठीक है। अगर मैं हाईलाइट कर दूँ, आई शुड हाईलाइट दिस, लिक्विडिटी इन्फ्यूज़न, ठीक है। तो ये कैसे, हाई लिक्विडिटी डेफिसिट थी बैंकिंग सेक्टर में, तो ये सब सारी वजह से किया गया। आइए देखते हैं आगे। और देखिए ये भी है कि बैंक जो है, देखिए एंड ऑफ द पीरियड में बैंक ये लौटा देगा। तो डॉलर्स एट द एंड ऑफ द स्वैप पीरियड क्या करेगा, बाय द सेम अमाउंट ऑफ डॉलर। तो पहले तो सेल किया यूएस डॉलर, ठीक है, बाद में क्या है कि इट विल बाई इट। तो पहले यहाँ देखो डॉलर बेचा था और जब स्वैप पीरियड ख़त्म होगा, स्वैप पीरियड, तो उसमें बैंक जो है डॉलर बाय कर लेगा, बैंक विल बाय डॉलर, ठीक है। तो बाय, ठीक, बस यही है। अच्छा, फैक्टर्स लीडिंग टू लिक्विडिटी डिफिसिट, क्या क्या फैक्टर्स हैं, आइए इसके बारे में देखते हैं। देखिए टैक्स आउटफ्लो एक वन ऑफ द रीज़न है कि दिसंबर 2024 में जो कॉरपोरेशन है इन्होंने क्या किया, लगभग 3 ट्रिलियन दिया इन एडवांस टैक्सेस, जिससे क्या हुआ, सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग द अवेलेबल लिक्विडिटी बाई चली गई। सिंस दीज फंड्स आर ट्रांसफर्ड टू द गवर्नमेंट्स अकाउंट विद द आरबीआई। ये वाला जो फंड है, देखिए ये वाला जो फंड है, क्या नाम है, ये आरबीआई के पास चला गया। दे टेम्परली एग्जिट द बैंकिंग सिस्टम एंड टाइटनिंग द लिक्विडिटी कंडीशन। तो ये वाला पैसा कहाँ चला जाता है, ये आरबीआई के साथ चला जाता है, टैक्स वैक्स वाला। टेम्परली इट एग्जिट्स द बैंकिंग सिस्टम एंड टाइटनिंग द लिक्विडिटी कंडीशन। और लिक्विडिटी कंडीशंस को क्या कर देता है, इट टाइटन्स द लिक्विडिटी, ठीक है। और देखो यहाँ सिक्योरिटी जब इशू किया गया था, सिक्योरिटी इशू किया गया था यहाँ पे, देखो ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू, देखो परचेज ऑक्शन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फॉर एन एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इतना 2 ट्रांच। तो ये जो है ये इंजेक्ट की गई थी लिक्विडिटी, बट हियर यहाँ जो टैक्सेस से पैसा आया ये आरबीआई के अंडर गया, ठीक है, और इट टेम्परली एग्जिट द बैंकिंग सिस्टम। देन यहाँ पे क्या है, जस्ट इन टाइम SNA स्पर्श ट्रांजेक्शन, जब से GIT आया हुआ है लिक्विडिटी जो है इंक्रीज़ की है। एक मिनट, लिक्विडिटी हैज़ बीन इम्पैक्टेड थ्रू मूवमेंट्स इन गवर्नमेंट कैश बैलेंस। कैसे, लेट मी शो यू। तो आइए देखते हैं कि SNA स्पर्श कैसे, ये सब सारी चीज़ें ये जो है इफ़ेक्ट करता है। जैसे SNA देखिए, GIT क्या है, इसको कहते हैं जस्ट इन टाइम। यहाँ लिखा है ना जस्ट इन टाइम, मतलब तुरंत लिक्विडिटी जब चाहिए तुरंत मिल जाए। तो लिक्विडिटी क्विकली प्रोवाइड, जब पैसा चाहिए होता है तुरंत बैंक लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दे। और स्पर्श क्या होता है, स्पर्श इज़ द रियल टाइम पेमेंट सिस्टम, रियल टाइम। अब मैं इसको भी तोड़ तोड़ के समझाता हूँ, रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। अब हुआ क्या भाई, देखो ये आपने देख लिया इतना, चलिए आइए। अब हुआ ये है कि मान लो ट्रेडिशनल बैंकिंग ले लो। ट्रेडिशनल जो पहले बैंकिंग चलती थी उसमें क्या था कि लार्ज पूल ऑफ कैश होता था। ट्रेडिशनल बैंकिंग में कैश का पूल होता था, ठीक है, लोग आए जमा करे। क्या है कि बैंकिंग के अंदर जो है
एक कैश का रिजर्व ज़्यादा है, क्योंकि क्या हुआ कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जैसे बढ़ा। ट्रेडिशनल से जब आप नॉर्मल ये बैंकिंग में आए हैं आजकल डिजिटाइज्ड बैंकिंग में, तो ट्रांजैक्शंस बढ़ गए हैं, ठीक है, और ट्रांजैक्शंस एफिशिएंट हो गए हैं। कैसे कैसे वाई? बिकॉज ऑफ डिजिटल कनेक्शंस, ठीक है, डिजिटाइजेशन की वजह से, डिजिटलाइजेशन की वजह से। तो क्या हुआ, ट्रांजैक्शन एफिशिएंट हो गए, मतलब मनी ट्रांसफ़र बहुत ईजी हो गया, मनी ट्रांसफ़र इज़ बिकम ईजी। पहले कैश के फॉर्म में होता था ट्रेडिशनल में, अब क्या हुआ है कि रियल टाइम पेमेंट। अब मान लो गवर्नमेंट का कोई पेमेंट है, मान लो कोई गवर्नमेंट की पेमेंट है, सब्सिडी है, या कोई लार्ज बैंक ट्रांसफ़र है, कुछ भी है, ये सब बहुत आसानी से हो जाता है। अब हुआ क्यों कि मान लीजिए बैंक जो है, अब क्या करता है बैंक कि आइडल कैश नहीं रखता अपना, ठीक है। ट्रेडिशनल बैंक कोई भी कैश है, कोई भी रिज़र्व है, इसको आइडल रखता था। कौन? ट्रेडिशनल वाला। ये जो ट्रेडिशनल वाला है ये आइडल कैश वैश रख देता था, रिजर्व से आइडल। बट जो नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम अब आया हुआ है, उससे क्या हुआ कि देयर इज़ एफिशिएंसी। मान लो ये बैंक है और एक इंडिविजुअल आया, इसको पैसा चाहिए और इसने जमा उमा किया था, इसने पैसे जमा किए थे। बैंक ने कहा मेरे पास है नहीं, तो जितना देना है इस बंदे को उतना बैंक आरबीआई से तुरंत ले लेगा, ठीक है, आरबीआई से तुरंत ले लेगा, आरबीआई से तुरंत ले लेगा, ठीक है। और ये जैसे ही आरबीआई से लेके इसको दे देगा, तो मतलब इंस्टेंट पेमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? इंस्टेंट पेमेंट हो जा रहा है। तो कोई रिजर्व बैंक में रहा नहीं ज़्यादा। बैंक अपना रिजर्व मेंटेन करता है, वो अलग चीज़ है, टायर 1, टायर 2, टायर 3 कैपिटल, बट स्टिल अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज लेस एक्सेस रिजर्व, है या नहीं? क्योंकि बैंक इंस्टेंट पेमेंट कर दिया और बाद में इसको आरबीआई को लौटा दिया। अब बैंक के पास कोई जमा करने आया, तो बैंक पूल करने के बजाय, फंड को अपने पास रखने के बजाय तुरंत लोन दे देगा या इन्वेस्ट कर देगा। तो दिस, क्योंकि रियल टाइम ट्रांसफ़र, बैंकिंग ट्रांसफ़र जो इजी होने की वजह से, बैंकिंग ट्रांसफ़र बिकेम इजी एंड एफिशिएंट। इसकी वजह से दिस पूल जो है कैश का, कैश इमिडिएटली यूज़ हो जाता है। कैश इज़ यूज्ड, देखिए सब लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इमीडिएटली, ठीक है। तो कैश इमिडिएटली यूज़ हो जा रहा है, तो आइडल कैश बैंक के पास बहुत कम बचा है, या एक्सेस कह लीजिए। दैट्स वाई ये लिक्विडिटी क्रंच चाहिए। तो इसमें वन ऑफ द रोल जो है यहाँ पे एसएनए स्पर्श का भी है। तभी ये कहा है कि जस्ट इन टाइम पेमेंट का क्या इफेक्ट है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। लेट्स रीड इट, थोड़ा सा देखते हैं इसे, कि ट्रांसफ़र थ्रू एसएनए स्पर्श रिजल्ट्स इन शॉर्टर इंटरमीडिएट हाल्ट ऑफ फंड्स, ठीक है, इन द बैंकिंग सिस्टम अफेक्टिंग द लिक्विडिटी। दिस इज रिजल्ट्स इन अ शॉर्टर इंटरमीडिएट हाल्ट, जो हो रहा है इट्स अ शॉर्टर वन, ठीक है, शॉर्टर इंटरमीडिएट हाल्ट ऑफ फंड, ठीक है। तो पूल अप नहीं हो पा रहा लॉन्ग टर्म्स के लिए, ठीक है। तो जैसे कैश चाहिए आया, या बैंक ने, किसी ने मांगा तो बैंक ने दे दिया, बारो कर लिया तो अपने पास रख कम रहा है, ठीक है। तो बैंक्स आर मूविंग कैश एट द लास्ट पॉसिबल सेकेंड यूजिंग इंडियाज इंस्टेंट पेमेंट हाईवे, जो भी हमारा पेमेंट गेटवे यूज़ करके जो है, इससे क्या हो रहा है, इनकी इफिशियंसी है, बैंक की इफिशियंसी है, डिजिटलाइजेशन है, बैंक का पैसा बच रहा है, ठीक है, कैश को बैंक इफिशिएंटली यूज़ कर रहा है, ठीक। पर ये एक दिक्कत है कि कैश क्रंच कॉज कर सकता है, ये इसकी एक निगेटिविटीज़ है। वो निगेटिविटी इसकी क्या है कि इट कैन कॉज कैश क्रंच। तो कैश क्रंच बहुत तगड़ा हो सकता है, ये किसकी दिक्कत है। तो इस वजह से भी लिक्विडिटी थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर में ये कम हुई है, ठीक है। इतना मैं आपके लिए पीडीएफ वाला फॉर्म इस तरह से छोड़ दे रहा हूँ, आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अच्छा आइए आगे देखते हैं। अगला है कि वोलाटिलिटी इन कैपिटल फ्लोज एंड सेल ऑफ्स बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पुश द कैपिटल आउटफ्लो। अब इससे क्या हुआ, कैपिटल आउटफ्लो हुआ। रुकिए इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। सो लेट्स कंटिन्यू। तो हुआ क्या भाई साहब यहाँ पे, अब यहाँ पे वोलेटिलिटी इन कैपिटल फ्लो, इसका क्या मतलब, यहाँ सेल ऑफ बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। सेल ऑफ मतलब कहीं भी इस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने कुछ भी कहीं भी इन्वेस्ट किया हुआ है, चाहे ये स्टॉक में किया हुआ है, चाहे बॉन्ड्स में किया हुआ है, या कहीं भी किया हुआ है। तो क्या हुआ, इसको जब ये बेचेगा ना, जब ये जाएगा ना, क्या नाम है, कैपिटल आउटफ्लो, ये छोड़ के जाना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, इसको चाहिए होगा डॉलर। अब ये डॉलर प्रोवाइड करेगा कौन, बैंक।
जैसे ही ये जो बैंक है डॉलर प्रोवाइड करेगा किसको, इनको। अब क्या क्या होगा आगे इसमें, सो बैंक डॉलर प्रोवाइड करेगा तो बैंक विल बाय डॉलर, ठीक है। क्यों बाय क्यों करेगा बैंक डॉलर, बिकॉज बैंक हैड टू गिव दिस डॉलर टू फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब इस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को बैंक कहेगा भैया तुम्हें हम डॉलर दे रहे हैं, उसके लिए बैंक आरबीआई से किसी से डॉलर लेगा। जब आरबीआई डॉलर लेगा ना तो क्या करेगा, बैंक जब डॉलर ख़रीदेगा ना, यहाँ से बैंक मान लो डॉलर ख़रीद रहा है, ठीक है, ये डॉलर बैंक ख़रीद रहा है, तो डॉलर ख़रीदने के लिए बैंक क्या करेगा, रुपी देगा, तो रुपी देगा, ठीक है, रुपी देगा। मान लो फॉर एग्जांपल डॉलर 1 बिलियन का पूरा पोर्टफोलियो है, जो भी हो, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया था। अब इसको डॉलर 1 बिलियन चाहिए, तो बैंक क्या करेगा, इसके बदले 83,000 करोड़, ये अप्रॉक्स मैंने नेट पे ऐसे सर्च किया है, तो 83,000 करोड़ रुपए इसकी जो वैल्यू है, ये जो लगा करके बैंक डॉलर ख़रीदेगा और इसको डॉलर देगा। तो अब ये जो क्या है, बैंकिंग से ये डायरेक्ट 83,000 करोड़ इट विल वैनिश अवे फ्रॉम द बैंक, इट विल वैनिश अवे फ्रॉम बैंक। तो बैंक से ये 83,000 करोड़ चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये डॉलर 1 बिलियन इसको ख़रीदना था और देना किसको था, किसको देना था, ये इन्वेस्टर्स को देना था, क्या, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। तो ये देखो, अगर फॉरेन आउटफ्लो, कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है तो देखो कितनी बड़ी समस्या आ जाती है कैपिटल आउटफ्लो से। आप समझ रहे हो, कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जा रहा है, तो डॉलर उसको चाहिए, तो डॉलर हमारे यहाँ कम हो जाता है, ठीक है। तो डॉलर क्या हो जाएगा, कम, वो लेके जाना है ना उसको, और डॉलर बैंक प्रोवाइड करेगा। यहाँ बड़ी बात है कि डॉलर बैंक प्रोवाइड करेगा, और जब डॉलर बैंक प्रोवाइड करेगा इट विल हैव टू बाय द डॉलर। तो वो डॉलर ख़रीदने के लिए 83,000 करोड़ रुपए लगाएगा। कितना लगाएगा, 83,000 करोड़ रुपए लगाएगा, और वो बैंक से चला जाएगा पैसा, ठीक है। तो बिकॉज बैंक हैज़ टू इन्वॉल्व इन ऑल दीज ट्रांजैक्शंस, इसलिए बैंक की लिक्विडिटी कम, तो कई वजह से लिक्विडिटी कम हो रही है। एक तो स्पर्श ट्रांजैक्शन से एट अ टाइम इंस्टेंट पेमेंट हो जा रहा है, टैक्स आउटफ्लो हो जा रहा है, ठीक है, जो आरबीआई में चला जा रहा है, बैंक के पास नहीं है। फिर फॉरेक्स मार्केट में डॉलर देना पड़ रहा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, यहाँ बैंक पैसा सेव नहीं कर पा रहा है, तो कई जगह से बैंक का पैसा चला जा रहा है, ठीक है। अच्छा देखो, आरबीआई इंटरवेंशन इन फॉरेक्स मार्केट, ये क्या आरबीआई इंटरवेंशन, लेट मी रब इट। आरबीआई इंटरवेंशन इन द फॉरेक्स मार्केट है क्या भैया, ये जब आरबीआई सेल करता है डॉलर, ठीक है, तो इट हेल्प्स प्रिवेंट एक्सेसिव रूपी डिप्रिसिएशन बाय बट एब्जॉर्ब्स रूपी फ्रॉम द सिस्टम रिड्यूसिंग द लिक्विडिटी। तो आरबीआई अगर रूपी खींचेगा, ठीक है, सिस्टम से, तो क्या हुआ, रूपी की लिक्विडिटी डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। ताकि क्यों लिक्विडिटी डिक्रीज़ करनी होती है, क्योंकि आपने, आरबीआई ने डॉलर तो सेल कर दिया, चला गया, ठीक है। अब क्या हुआ क्या, हम लोग ऊपर से लिंक करते हैं इसको, कि यहाँ पे जैसे ही ये सब सारी चीज़ें हुई, तो जैसे ही क्या नाम है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एग्ज़िट करता है, तो उसको चाहिए होता है डॉलर, और वो डॉलर को बैंक ख़रीद करके देता है, और बैंक जैसे ही ख़रीद के देता है, तो बैंक से हमने पढ़ा था 83,000 करोड़, मान लो $1 बिलियन है, तो लगभग 83,000 करोड़ बैंक से निकल गए। अब क्या हुआ कि आरबीआई जो है ये डॉलर देता है बैंक को, अब बैंक जो है आरबीआई को रुपी दे दिया, 83,000 करोड़ फॉलो ये आरबीआई को मिल गया, और ये किसने दिया है, बैंक ने दे दिया आरबीआई को। अब इससे क्या हुआ, बैंक से पैसा चला गया आरबीआई के पास, वो आरबीआई के वॉलेट में, और बैंक की लिक्विडिटी क्रंच हो गई, ठीक, बस यही चीज़ है, बैंक की लिक्विडिटी क्रंच हो गई। अच्छा, जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एग्जिट करता है तो देयर इज डिमांड फॉर डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, और रुपी डिप्रिशिएट करने लगता है, क्योंकि डॉलर कम हो गया मार्केट से, डॉलर कम हो गया, क्योंकि आपने क्या हुआ कि आरबीआई बैंक्स और मार्केट्स को तो दे दिया। देखिए, डॉलर की डिमांड बढ़ी है बैंक्स की वजह से, क्यों कि बैंक जो है डॉलर ख़रीद रहा है, क्योंकि एफआईआई डॉलर लेकर के जो है जाना चाह रहे हैं, तो बैंक ने ख़रीद लिया, ठीक है, कैसे, और वो इन लोगों को दे दिया। तो अब यहाँ हुआ डॉलर की कमी होने लगी, यहाँ पे डॉलर की कमी होने लगी, तो क्या हुआ, हमारी जो रुपी की वैल्यू है, क्योंकि बिकॉज वी हैव मोर रुपीज़ इन कंपेरिजन टू डॉलर, जो रेशियो है पूरा ये, तो उससे रुपी की वैल्यू डिप्रिशिएट करती है, ठीक है, रुपी की वैल्यू डिप्रिशिएट करती है। तो फिर आरबीआई क्या करता है, फिर से आरबीआई जो है क्या करता है, आरबीआई सक्स मनी फ्रॉम द मार्केट या बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। तो देख लो कितना बड़ा इफेक्ट आ रहा है कि जब एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जा रहा है
तो डॉलर लेके जा रहा है, तो पहला तो बैंक ने डॉलर ख़रीद के दिया 83,000 करोड़ में, ठीक है। अब फॉरेक्स मार्केट में क्या हुआ कि रूपी की वैल्यू, रूपी ज़्यादा है और डॉलर कंपेरिजनली कम हो गया, तो रूपी की वैल्यू डिप्रिशिएट करने लगी, क्योंकि रूपी की वैल्यू मतलब अब आप डॉलर बाय करने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे आपको, तो रूपी की वैल्यू डिप्रिशिएट, मतलब मान लो रूपी की वैल्यू अब 83 थी $1 कंपेरिजन में, तो मान लो अब 86 हो गई, तो ये वाली चीज़ हो गई। तो ये सब सारे तिगड़मबाजियाँ ये सब होती हैं। तो देखिए क्या क्या चेन इफेक्ट पूरा हो रहा है। तो इससे अब यहाँ देखो बैंक की लिक्विडिटी तो ख़त्म हुई और यहाँ डॉलर और रुपी डिप्रिशिएट करने के लिए भी लिक्विडिटी क्रंच हो गया। अब जब यहाँ रुपी डिप्रिशिएट कर रहा था, रुपी डिप्रिशिएट कर रहा था, रुपी वॉज डिप्रिशिएटिंग, मार्केट बेस्ड है डिप्रिशिएटिंग, तो अब क्या करना पड़ा आरबीआई को, और लिक्विडिटी लेनी पड़ी, कैश जो है फॉर्म में या लिक्विडिटी और मार्केट से खींचनी पड़ी। इट हैज़ टू सक इन, पूरा खींच लिया लिक्विडिटी। तो अब क्या हुआ, मार्केट में लिक्विडिटी कम हो गई, ठीक, और बैंकिंग में लिक्विडिटी कम हो गई। तो बैंकिंग में देखो कई तरह से, एक तो डॉलर चला गया उससे गई, फिर मार्केट से सक हो गया पूरा मनी उससे गई, तो दो तरह से लिक्विडिटी चली गई, ठीक है। तो ये पूरा हमने यहाँ पे देख लिया है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और ये सब। लेट मी शो सी द टाइम, ठीक है। तो ये सब सारा फॉरेन। फिर यहाँ फेस्टिव सीजन विड्रॉल, फेस्टिव सीजन विड्रॉल क्या भाई साहब, विड्रॉल ऑफ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कैश। तो कैश का एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है जो फेस्टिवल्स के टाइम पे निकल जाता है, ठीक है। बैंक से लोग निकाल देते हैं, दिवाली हो, महाकुंभ में, क्रिसमस में, ये सब सारे त्योहारों में। आइए आगे देखा जाए इम्पैक्ट क्या है लिक्विडिटी डेफिसिट का। अब देखिए इम्पैक्ट देखिए, हायर बोरोइंग कॉस्ट, लोअर लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम कैन लीड टू हायर बोरोइंग कॉस्ट फॉर बैंक्स। बैंक के पास तो पैसा ही नहीं है, तो बोरोइंग कॉस्ट किसकी बढ़ गई, कॉस्ट किसकी बढ़ गई, बैंक्स की, विच में पास ऑन दोज टू कस्टमर। जो भी बैंक से बोरो कर रहे हैं उनको भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि बैंक के पास पैसा है नहीं, बैंक को बोरो करना पड़ेगा, फिर बैंक को देना भी पड़ेगा, तो एक इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, बैंक के लिए बढ़ेगा। अब बैंक को भी तो कमाना है, तो बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा के फिर अपने कस्टमर को देगा या बोरोवर को देगा, तो इंक्रीज इन पूरा इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, जिसमें एनबीएफसी आ गया। अब इससे इफेक्ट क्या होता है, फाइनेंस ऑफ द की सेक्टर लाइक हाउसिंग, एमएसएमई, ये सब को इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इन सबको पैसा चाहिए होता है। पर जब इंटरेस्ट रेट हाई जब हो जाएगा तो इनको लौटाना भी ज़्यादा पड़ेगा, तो इकोनॉमी पे पूरा फर्क पड़ेगा। देन यू हैव अ डिले इन मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। अब मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन में डिले कैसे भाई साहब, जब लिक्विडिटी डेफिसिट होती है, इट निगेटिवली इम्पैक्ट्स द मॉनेटरी पॉलिसी रेट ट्रांसमिशन, ठीक है। रेट जो कट ऑफ होता है, इट कैन नॉट बी इफेक्टिवली पास ऑन नहीं हो पाता है जब लिक्विडिटी अंटिल देयर इज लिक्विडिटी सरप्लस। तो जब तक लिक्विडिटी सरप्लस ना हो जाए, ये पॉलिसी ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। किसका, जो भी मॉनेटरी पॉलिसी रेट ट्रांसमिशन है, मान लो रेट कट हुआ है कोई, तो इफेक्टिवली रेट कट आगे नहीं जा पाता है, बिकॉज बैंक के पास कैश कम है। बैंक रेट नहीं कट करेगा, फिर क्यों कट करेगा, क्योंकि बैंक को भी कमाना है, ठीक है। बैंक के पास ऐसे ही कैश नहीं है, बैंक के पास कैश, एक देखो, एक बहुत ज़्यादा कैश हो जाए तो भी दिक्कत है, बहुत कम हो जाए तो भी दिक्कत है। फॉर एग्जाम्पल द लेटेस्ट डेटा रिलीज्ड बाय द आरबीआई, एक मिनट, अब यहाँ क्या है, हाँ, फॉर एग्जाम्पल जो लेटेस्ट डेटा जो आरबीआई ने रिलीज़ किया है, ठीक है, शो दैट द इम्पैक्ट ऑन लेंडिंग एंड डिपॉजिट रेट वाज मिनिमल। तो जो इम्पैक्ट था लेंडिंग पे और डिपॉजिट रेट पे वाज मिनिमल डिस्पाइट 25 बेसिस पॉइंट जो कट हुआ था उस पॉलिसी रेपो रेट में, 25 इतना पॉइंट कट हुआ है बीपीएस। अब इतना कट होने के बाद भी टाइट लिक्विडिटी कंडीशंस की वजह से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा लेंडिंग पे और डिपॉजिशन रेट्स पे, ना बैंक लेंड किया ना ये लोग ज़्यादा डिपॉजिट किए, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो है ये इस पर देखिए फ़र्क पड़ता है। देन क्रेडिट अवेलेबिलिटी क्या है, बैंक्स टाइटन लेंडिंग, एक मिनट, तो जो एक बेसिस पॉइंट कट होने के बाद भी बैंक जो है वो क्या हुआ, पॉलिसी रेपो रेट कट होने के बाद भी यहाँ बैंक लिक्विडिटी बिकॉज टाइट लिक्विडिटी कंडीशंस की वजह से ट्रांसफ़र नहीं करता, क्योंकि बैंक जो है नहीं चाहता कि मेरा नुकसान हो, क्योंकि बैंक के पास तो कैश है नहीं, बैंक के पास कैश है नहीं, तो बैंक्स ट्राई टू होल्ड द कैश, ठीक है। और उसके लिए जो है बोरो भी नहीं करता है बैंक हाई पेनल्टी पे, और आरबीआई जब रेट कट करता है तो बोरोवर को नहीं देता है, ठीक है। तो बोरोवर, क्योंकि बोरोवर तो ज़्यादा इंटरेस्ट पे इनको पैसा देगा, इट हैज़ टू होल्ड द कैश, यानी ना होल्ड द कैश।
कैश होल्डिंग करनी है, कैश पाइलअप करना है बैंक को, पाइलअप या ज़्यादा कैश करना है, तो इंटरेस्ट रेट तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना बैंक को, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट तो बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बैंक ज़्यादा लोन दे भी नहीं सकता। बैंक्स जो लोन कैपेबिलिटी है वो डिक्रीज़ कर जाती है। लोन क्यों डिक्रीज़ कर जाती है? पैसा है नहीं, कैश है नहीं, बट जो इंटरेस्ट है ये डिक्रीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि जितना लोन दिया जो भी उसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा आएगा तभी बैंक से पास कैश आएगा, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हो जाती हैं इसमें, जस्ट माइनर सा एक वो है। आइए आगे देखा जाए, प्ले स्पीड थोड़ा तेज़ रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ है प्रॉफिट स्क्यू, ये क्रेडिट अवेलेबिलिटी। बैंक्स जो है टाइटन द लेंडिंग लिक्विडिटी। अब लेंडिंग वही हमने बात कर लिया है अभी कि लेंडिंग जो है वो टाइटन हो जाएगा जब बैंक की लिक्विडिटी क्रंच होगा, क्योंकि पैसा है नहीं बैंक के पास, तो कैसे लेंड करेगा। मेकिंग इट हार्डर टू एक्सेस द क्रेडिट एक्सेस करना टफ हो जाता है। इससे क्या होगा? स्लो डाउन होगा किसका? इन्वेस्टमेंट का और स्पेंडिंग का, ठीक है, क्योंकि देयर हैज़ बीन अ लिक्विडिटी क्रंच। फिर प्रॉफिट squeeze for banks when with banks paying more to secure liquidity, their margins are under pressure, ठीक है, जिससे लोअर प्रॉफिटेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। तो मार्जिन बहुत अंडर प्रेशर, देखिए ना, मार्जिन्स आर अंडर प्रेशर, ठीक है। तो पेइंग मोर टू, अब से पहले इनको सिक्योर करना है लिक्विडिटी, ठीक है, तो ये प्रेशर में आ जाते हैं जिससे प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। मार्केट वोलेटिलिटी, लिक्विडिटी स्ट्रेस शेक्स द मार्केट कॉन्फिडेंस, जिससे अनसर्टेनिटी आती है, स्टॉक प्राइसेस पे इम्पैक्ट पड़ता है, और भी एक चेन रिएक्शन है पूरा, ठीक है। और एसेट क्लास, ये सब सारी चीज़ें हैं, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ और मैं, ठीक। तो यहाँ पे ये सारी हमने क्या पढ़ लिया, क्या क्या इफेक्ट पड़ा है, क्या इम्पैक्ट होता है लिक्विडिटी डेफिसिट का, ठीक है। अब ये इम्पैक्ट हमने सारा देख लिया। अब हुआ क्या है कि आरबीआई के पास देखिए क्या क्या टूल है फॉर मैनेजिंग द लिक्विडिटी डेफिसिट। इसके लिए एलएएफ आता है, ये क्या है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये आरबीआई का टूल है लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए बैंक्स में। कैसे मैनेज करता है? मान लो पैसा कम पड़ गया है बैंक के पास तो आरबीआई लेंड कर देगा, ज़्यादा है तो आरबीआई बोरो कर लेता है या अपने पास रख लेता है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो मान लो आरबीआई अगर लेंड कर रहा है कैसे? थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लेंड कर देगा, या फिर रेपो रेट के थ्रू कर देगा, इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो लेंड कर लिया या इसने बोरो कर लिया, तो ये सब सारी चीज़ें जो लिक्विडिटी जो है एडजस्ट की जाती है एलएएफ के थ्रू, ठीक है, रिवर्स रेपो के थ्रू। अगर एक्सेस कैश है बैंक्स के पास तो आरबीआई को दे देगा, ठीक है, ठीक। या रिवर्स रेपो रेट लग जाता है, ठीक है, जब बैंक्स लेता है, क्या नाम है, व्हेन सेंट्रल बैंक आरबीआई बोरो करता है किससे? रिवर्स रेपो बैंक से ले लिया, ठीक है, बैंक्स दे देता आरबीआई को, वो रिवर्स रेपो हो गया। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जिससे लिक्विडिटी मैनेज की जाती है। देन यू हैव ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये क्या है भाई? ओपन मार्केट ऑपरेशंस है, इट रिफर टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है, बाई आरबीआई टू इंजेक्ट लिक और इब्यूज़। तो गवर्नमेंट G6 यूज़ किया जाता है, तो एक तरह से ये भी एक टूल है, ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहा जाता है। देखिए एलएएफ में भी क्या नाम है, G6 को कोलैटरल रखा जाता है, तो यहाँ G6 को कोलैटरल रखा जाता है, यहाँ वाले में लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में। और यहाँ पे क्या है? बाई और सेल होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का। तो मान लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू हुई है, तो मान लो आरबीआई अगर बाई कर रहा है, अगर आरबीआई सिक्योरिटी सिर्फ लेगा ना, तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है कि हम पैसा मांग रहे हैं, हम आपको वापस कर देंगे। तो जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेगा तो आरबीआई कैश देगा, ठीक है। तो ये सब सारी, या जब सेल कर देगा तो कैश ले लेगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हैं। पर यहाँ पे G6 एज ए कोलैटरल याद रखिएगा कि जब बैंक्स बोरो करता है आरबीआई से, तो जब बोरो कर रहा है तो G6, मान लो यहाँ पे बैंक है, या आरबीआई से बोरो किया, मतलब आरबीआई ने इनको दिया बैंक को, तो यहाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज ए कोलैटरल रख देता है ना, कोलैटरल रख देता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बैंक कोलैटरल रख देता है। तो वो मैंने G6 जो यूज़ किया था वो कोलैटरल के लिए था कि एज ए कोलैटरल बैंक रखता है। ये एलएएफ में है, बट यहाँ पे ट्रेडिंग और बाइंग सेलिंग हो रही डायरेक्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की, ठीक। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, थोड़ा बेसिक से आप याद रखिएगा। फिर मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है, क्या है? ये भी है शॉर्ट टर्म मेजर है, टेम्पररी सर्ज हो जाता है अगर लिक्विडिटी में, उसको मैनेज करने के लिए। तो CRR है, तो CRR तो एक मैंडेटरी रिजर्व रखना ही रखना है।
banks must maintain with the RBI and serves it as a liquidity buffer without earning any interest. तो एक लिक्विडिटी का बफर है जिस पे कोई इंटरेस्ट है नहीं, विदाउट अर्निंग एनी इंटरेस्ट, ठीक है. देन यू हैव स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. ये क्या है भाई साहब? SLR भी एक रेगुलेटरी मैंडेट है, समझे, ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, जो कमर्शियल बैंक्स मेंटेन करता है मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, ठीक है, जैसे गोल्ड है, कैश है और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ है, ठीक है. तो ये सब सारी चीज़ें हैं. फॉरेक्स स्वैप क्या है? फॉरेक्स स्वैप तो लिक्विडिटी इंजेक्ट करने के लिए RBI डॉलर यूज़ करता है, ठीक है, स्वैप यूज़ करता है. RBI डॉलर मैंने अभी आप ऊपर रुपये डॉलर स्वैप दिखाया हुआ है और एक्सप्लेन किया है डॉलर रुपी स्वैप क्या होता है, ठीक है. आप पीछे जाके एक बार और वो कर लीजिएगा. तो ये सब सारे तरीके हैं, ठीक है, हाउ टू मैनेज द लिक्विडिटी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम. बहुत डिटेल लेक्चर हो गया ये, 25-30 मिनट से ऊपर हो गया सिर्फ लिक्विडिटी एक्सप्लेन करने के चक्कर में, ठीक है. पर आप थोड़ा प्ले स्पीड बढ़ा सकते हो, आप आराम से देख लेना. अब आइए नया टॉपिक पढ़ते हैं. नया टॉपिक क्या है? इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ लो वैल्यू भीम UPI ट्रांजैक्शन. अब हुआ क्या है कि यूनियन जो कैबिनेट है इसने एक इंसेंटिव स्कीम निकाली है फॉर प्रमोशन ऑफ लो वैल्यू भीम UPI ट्रांजैक्शन. लो वैल्यू मतलब कम पैसे वाला, जहाँ कम है 10 रुपया, 20 रुपया, 1500, 1000. इसमें कवरेज कैट विल कवर UPI परसेंट टू मर्चेंट. पर्सन टू पर्सन नहीं है, परसेंट टू मर्चेंट. अगर आप ख़रीद रहे हो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है, कोई मर्चेंट होना चाहिए ना यहाँ पे, सिर्फ ऐसे नहीं कि आपस में आप ट्रांजैक्ट कर रहे हो. और इट विल बी इम्प्लीमेंटेड एट एन आउटले ऑफ 1500 करोड़ रुपए. इसके लिए क्या गया है यहाँ 0.15% का ट्रांजैक्शन है. पर ट्रांजैक्शन इंसेंटिव जो दिया जाएगा वो 0.15% का इंसेंटिव दिया जाएगा, ठीक है, परसेंट टू मर्चेंट फॉर UPI ट्रांजैक्शन जिसकी वैल्यू 2000 तक है, ठीक है, अप टू 2000, ठीक है. और इंसेंटिव इज पेड टू द एक्वायरिंग बैंक, मर्चेंट्स बैंक, जो भाई मर्चेंट ले रहा है ना पैसा कस्टमर से, ठीक है, एंड शेयर्ड विद द इश्यूअर बैंक. और जो कस्टमर बैंक है जिससे जा रहा है उससे शेयर हो जाएगा, एंड पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर में, ठीक है. ये सब सारी चीज़ें हैं. इसका एम क्या है? इन्हांस द एक्सेस टू क्रेडिट थ्रू डिजिटल फुटप्रिंट, ठीक है, क्रेडिट की एक्सेस बढ़ जाए थ्रू डिजिटल फुटप्रिंट, मतलब यही डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करके. और एनेबल स्मॉल मर्चेंट टू अवेल ऑफ UPI सर्विसेज एट नो एडिशनल कॉस्ट, ठीक है, एंड प्रोमोट लेस कैशलेस इकॉनमी. तो कैशलेस इकॉनमी प्रमोट करने के लिए है, ठीक है. और UPI सर्विस मर्चेंट्स को मिलती रहे, ठीक है, जिस पे कोई एडिशनल कॉस्ट ना हो, तो उसके लिए इंसेंटिव दिया जा रहा है. अब प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस ऑब्जेक्टिव क्या है? भीम UPI प्लेटफॉर्म को आप प्रमोट करो. 20,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन अचीव करना है 2024-25 में. पेनेट्रेशन ऑफ UPI टू इन टायर 3 और 2 सिटीज़, स्पेशली इन रिमोट एरियाज़ में, और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है, जैसे फ़ोन बेस्ड UPI 1, 2, 3 है, ऑफलाइन UPI लाइट है. ये सब पेमेंट सॉल्यूशन है, इनको प्रमोट करने के लिए सब किया गया है, ठीक. आइए आगे देखा जाए. भारत इंटरफेस भीम ऐप क्या है? भीम है ना, एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, और ठीक है, और कुछ नहीं. और डेवलप बाय नेशनल पेमेंट और कॉरपोरेशन NPCI के द्वारा यूज़ किया गया है. देखिए UPI जो एक सिस्टम है दैट पावर्स मल्टीपल बैंक अकाउंट. तो सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन में मल्टीपल बैंक अकाउंट आ जाते हैं कोई भी पार्टिसिपेटिंग बैंक के. 2016 में लॉन्च हुआ था कैशलेस पेमेंट के लिए और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन. ऑल द वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी मस्ट बी इंक्लूडेड. देन की फीचर्स क्या है भीम का? सिंपल और फास्ट ट्रांजैक्शन हो जाता है, इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र हो जाता है यूजिंग द मोबाइल नंबर. आप यूज़ कर लो, फट से हो जाएगा. वर्चुअल पेमेंट है, जैसे आप गूगल पे तो आप यूज़ ही कर रहे हो, उसी टाइप है सब, तो आप जान ही रहे हो, कोई ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है. इट वर्क्स अक्रॉस मल्टीपल बैंक. इट एलिमिनेट द नीड फॉर IFSC कोड. तो एक IFSC कोड की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसमें, या बहुत अकाउंट डिटेल नहीं चाहिए. आप मोबाइल नंबर आप लीजिए, डाल दीजिए, ठीक है. इसमें UPI पिन है तो थोड़ा सेफ होता है. एंड डिवाइस बाइंडिंग की, भाई उसी डिवाइस पे उसी UPI पिन से खुलेगा, ठीक है, थ्रू SMS और ये सब सारी चीज़ें. मल्टीपल पेमेंट मोड है, जैसे आपने QR कोड ले लिया, QR स्कैन कर दिया, फिर अकाउंट नंबर है, आधार है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मोबाइल नंबर है, तो मोड बहुत है, ठीक है. मोड पेमेंट मोड बहुत ज़्यादा होगा, अलग अलग तरह से आप पे कर सकते हो, ठीक है. अच्छा, NPCI के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा. क्या है NPCI के बारे में? NPCI क्या है? एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के लिए, जो भी रिटेल पेमेंट हो रहा. और ये RBI का इनिशिएटिव था, और किसका? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन,
तो ये वाला याद रखिएगा कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का भी ये एक इनिशिएटिव था। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट था 2007 का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा 2007। पीसीएस में तो ये सब ऑर्डर ही पूछ लेता है, डेट वेट। ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट, ठीक है। अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। प्रोविज़न 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट, नॉट फॉर प्रॉफिट, ठीक है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, बैंकिंग पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑनलाइन। देखो बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया फॉर फिजिकल, हाँ, फॉर फिजिकल पेमेंट एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ये सब के लिए प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है। रुपे कार्ड आया है इसीलिए, ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आइए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग देखते हैं। अब इसकी गाइडलाइन है, आरबीआई ने एक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइन निकाली है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। अच्छा, इसमें क्या हुआ है, ये गाइडलाइन क्यों है? अच्छा देखो, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है क्या, पहले इसको देख लेते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है? प्रायोरिटी मीन्स दो सेक्टर, वो वाले सेक्टर विच गवर्नमेंट एंड आरबीआई कंसिडर्स इम्पॉर्टेंट, वो सेक्टर जिसकी गवर्नमेंट की नज़र में और बैंक्स की नज़र में, आरबीआई की नज़र में इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए कंट्रीज डेवलपमेंट, ठीक है, जिसको प्रायोरिटी देनी है, ठीक है, ओवर अदर सेक्टर। किस सेक्टर? अब देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। 69 में एक गदगिल कमेटी आई, इसने क्या किया, रिकमेंड किया एरिया अप्रोच लीडिंग टू अडॉप्शन ऑफ द लीड बैंक स्कीम। कौन सी आई है? एरिया अप्रोच लीड बैंक। सो यहाँ एरिया अप्रोच और लीड बैंक स्कीम को, लीड बैंक मतलब क्या है? जो लीड कर रहा है, बैंक जो लीड करता है। जैसे क्लास में एक कैप्टन होता है, लाइक दैट, तो कैप्टन बताता है क्या है क्या नहीं। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक लीड बैंक बनाया जाता है, ठीक है। लीड बैंक ये एक प्रॉपर बैंक होता है, ये कुछ भी हो सकता है, एसबीआई, पीएनबी, कुछ भी। वो कैप्टन होगा ऑफ ऑल बैंक्स और सारे बैंक्स को बताएगा भाई यहाँ यहाँ खर्च करो, जाओ, और उनके काम देगा, जैसे एक क्लास का कैप्टन देता है। एंड ये जो लीड बैंक है ना, ये क्या करेगा, ये प्रायोरिटीज चेक करेगा डिस्ट्रिक्ट में भी फिर, ठीक है, और पूरा सर्वे करेगा कि कहाँ बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, किस रूरल एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है जहाँ बैंकिंग चाहिए, पूरा सारा जो बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ है। तो ये गदगिल कमेटी 1969 में आई थी, गदगिल कमेटी, इसी ने ये एरिया अप्रोच निकाला था और एडॉप्शन ऑफ द लीड बैंक स्कीम। फिर 1972 में आया फॉर्मलाइजेशन ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, इसको फॉर्मलाइज कर दिया गया। इस किस लिए था ये? क्रेडिट फ्लो इंश्योर करने के लिए टू द सेक्टर्स दैट वर क्रेडिट वर्दी, जिनको पैसा चाहिए, पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, पर वहाँ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस है नहीं। तो 72 में गदगिल कमेटी का एरिया अप्रोच 69 था, ये पीसीएस में आ सकता है, याद रखिएगा। 82 एक घोष कमेटी हो गई, ये यूपी पीसीएस की बात कर रहा हूँ। 82 में एक घोष कमेटी हो गई, इसने क्या रिकमेंड किया? द रिवीजन, घोष कमेटी रिकमेंडेड द रिवीजन एंड रीक्लासिफिकेशन ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर कैटेगरीज का रिवाइज करना की और रीक्लासीफाई करना, फिर से देखा जाए, इसको पुनर्विचार किया जाए। प्रायोरिटी सेक्टर में क्या? एग्रीकल्चर है, एमएसएमई है, एक्सपोर्ट क्रेडिट है, एजुकेशन, हाउसिंग, अदर्स में और भी अधिक एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। डिटेल्स ऑफ रिवाइज गाइडलाइन क्या है? डिटेल एनहांसमेंट ऑफ सेवरल लोन लिमिट, अब देखिए एजुकेशन अप टू 25 लाख फॉर इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग वोकेशनल कोर्सेज, जो भी वोकेशनल कोर्सेज है उसमें 25 लाख दिया जाएगा। फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे 8 करोड़, ये सब सारे हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी पे, ये सब सारा आप डेटा याद ना रखो, ठीक है, और वीकर सेक्शन पे इतना दिया जाएगा, ये सब है। चलिए आइए, हाँ ये देखिए रिवीजन ऑफ पीएसएल में फॉर प्राइमरी और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का टोटल प्रायोरिटी सेक्टर 60% था, अर्ली 40 था, ये अब 60% हो गया, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हैं, ये टारगेट वारगेट कुछ दिए गए हैं बैंक्स के। ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को भी दिया जाएगा, फिर एससी एसटी को, ये सब सारी चीज़ें। अब ये देखो डोमेस्टिक और कमर्शियल बैंक या फॉरेन बैंक्स विद 20 ब्रांचेज एंड अबव, टोटल प्रायोरिटी सेक्टर जितने हैं 40%। एग्रीकल्चर 40% प्रायोरिटी में जाएगा, तो एग्रीकल्चर में 18, एमएसएमई से 7.5, वीकर सेक्शन को 12, एग्रीकल्चर को सबसे ज़्यादा जा रहा है। फॉरेन बैंक्स हैं जिनकी 20 ब्रांच से कम है, उनके लिए भी 40% है, जिसमें 32% एक्सपोर्ट क्रेडिट को जाएगा, एंड नॉट लेस दैन 8% कैन बी अदर प्रायोरिटी सेक्टर। तो 8% से ज़्यादा ही होगा कोई भी अदर प्रायोरिटी सेक्टर, और जिसमें से एक्सपोर्ट क्रेडिट 32%, ठीक है।
यहाँ पे एग्रीकल्चर और ये सब के लिए नॉट एप्लीकेबल, ये लोग देंगे ही नहीं। रीजनल रूरल बैंक का 75% है प्रायोरिटी, इसमें 18% एग्रीकल्चर को है, 7.5 माइक्रो को है, 15 वीकर सेक्शन है, ठीक है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी 75% है, ये लोग देंगे 18 एग्रीकल्चर, 7.5 इनको और 12 इनको, ठीक। ये परसेंटेज ऊपर दिया है, इट इज़ ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट और क्रेडिट इक्विवेलेंस ऑफ शीट बैलेंस एक्सपोजर, ठीक है, विच एवर इज़ हायर। तो चलिए अब एडिशनल प्रोविज़न देखते हैं क्या क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल NBFC नॉन बैंकिंग जो फाइनेंस कंपनीज़ हैं, ठीक है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ऑन लेंडिंग आर नाउ इंक्लूडेड अंडर PSL। भाई इनको डाल दिया NBFC, ये इंपॉर्टेंट यार लाइन है, आप इसको पढ़ लेना, IAS प्री में आ सकता है कि NBFC एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ऑन लेंडिंग आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द PSL, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, एग्ज़ाम में ये आ सकता है, ठीक। फिर को लेंडिंग मॉडल बैंक्स प्लस NBFC रिकॉग्नाइज फॉर PSL एलिजिबिलिटी, ठीक है। फिर सिक्योरिटाइजेशन नॉर्म अपडेटेड इंक्लूडिंग गोल्ड बैंक लोन्स फ्रॉम, चलो भाई ये भी आ गया है। इसमें क्या है कि सिक्योरिटाइजेशन नॉर्म्स अपडेट कर दिए गए हैं एक्सक्लूडिंग जो गोल्ड बैग लोन्स हैं NBFC से, ठीक है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर मान लो NBFC ने कई लोन दिए हुए हैं और इसको लोन वापस नहीं मिल रहा है, मान लो NBFC हैज़ गिवन लोन, ठीक है, अब ये लोन वापस नहीं मिल रहा है और पीरियड टाइम बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, इस लोन को सिक्योरिटाइज़ कर देगा, सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर देगा और सेल कर देगा, ठीक है। बस यही, अब इनको मुनाफा हो जाएगा, इनको कुछ ना कुछ पैसे मिल जाएंगे, भले थोड़े कम पैसे मिल जाएं। तो सिक्योरिटाइजेशन में जो गोल्ड ब्लैक लोन्स थे, ऐसे लोन्स थे जिसमें गोल्ड कोलैटरल रखा गया था, ठीक है, तो इनको फिर गवर्नमेंट ने हटा दिया है, गवर्नमेंट ने, ठीक है, तो ये एक्सक्लूड कर दिया गया है। दैन ट्रेडिंग ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट अलाउड टू मीट। अब देखो ये सर्टिफिकेट क्या है, मान लो कोई एक बैंक A है, दिस इज़ द बैंक B, ये दोनों बैंक्स हैं, ठीक है। अब ये बैंक A है, ये बैंक B, मान लो A ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट अचीव कर दिया है, B अंडर अचीवर है, B अचीव नहीं कर पाया है क्योंकि इसके पास क्रेडिट शॉर्टेज है या कुछ भी, तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट के थ्रू ये इसको दे देगा B को, तो और B के पास जो है फिर क्या नाम है, इसके पास परचेजिंग क्रेडिट आ जाएगी, ठीक है, परचेजिंग क्रेडिट इसके पास सर्टिफिकेट के थ्रू B के पास, तो B भी लैंड कर सकता है। फिर IBPCs एंड डायरेक्ट असेसमेंट नॉर्म्स अपडेटेड टू इंश्योर, देखो यार इंटर बैंक पार्टिसिपेशन जो सर्टिफिकेट है और डायरेक्ट असाइनमेंट्स है, ये सब की इंस्ट्रूमेंट्स है जो बैंक यूज़ करता है लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए, ट्रांसफरिंग क्रेडिट रिस्क, तो ये सब जो है अपडेट किया गया है, ठीक है, कैसे आप क्रेडिट रिस्क ट्रांसफ़र करोगे और ये सब सारी चीज़ें। देखो ये PSLC जो सर्टिफिकेट था ये 2016 में लॉन्च किया गया था, तो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट, 2016 में लॉन्च किया गया था प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, और ये एक अलाउ करता बैंक्स को, देखो जो लोग फॉल शॉर्ट करते हैं, PSL टारगेट जो बैंक मीट नहीं कर पाते वो PSLC से ख़रीद लेंगे किसी अच्छे बैंक से, मान लो ये A बैंक से ये ले लेगा, इट विल सेल इट, ठीक है, PSLC, बस यही है। जैसे एग्रीकल्चर का है, यहाँ पे PSLC देखा जाए, देयर इज़ एग्रीकल्चरल PSLC, देयर इज़ MSME जनरल, ये सब सारे हैं। को लेंडिंग मॉडल क्या है, 2020 में आया है NBFC का को लेंडिंग मॉडल, जिसमें NBFC और जो बैंक्स दे विल जॉइंटली लेंड इन प्रायोरिटी सेक्टर, तो NBCs का इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पे NBFCs और बैंक्स ये जॉइंटली लेंड करेंगे प्रायोरिटी सेक्टर में, बस यही है। रिसेंटली जो RBI ने प्रपोज किया एक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क फॉर को लेंडिंग अरेंजमेंट बिटवीन ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज़ फॉर ऑल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ठीक है, तो ये सब सारा था प्रायोरिटी सेक्टर। अब 50 ईयर्स ऑफ माइक्रो फाइनेंस बचा हुआ है, देन रेमिटेंस कितना इंडिया में आ रहा है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, और ये नेक्स्ट लेक्चर में ये वाला जो हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा कर लें, ठीक है। इंडिया से ये इकॉनमी वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा था इसका, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा, शायद 1-2 लेक्चर और लगे, बाकी तो कुछ ज़्यादा है नहीं, कंस्ट्रक्शन जेटीज़ एंड टर्मिनल्स, ठीक है, तो एटलीस्ट 2 लेक्चर तो देखिए लगना ही लगना है ये वाले में। समझने वाला बहुत ज़्यादा था इधर, इसलिए थोड़ा मैंने टाइम लिया। फिर 50 ईयर्स ऑफ माइक्रो फाइनेंस है, ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो बस बाकी नेक्स्ट लेक्चर से अपलोड करेंगे फाइनेंस और ये वाला, ठीक है। थैंक यू।